हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 4। लास्ट 3 लेक्चर में हम कंसंट्रेशन टर्म डिस्कस कर रहे थे। हमने मोलैरिटी पढ़ा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, वेट बाय वेट परसेंटेज पढ़ा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा, उसके बाद मोलैलिटी पढ़ा, नॉर्मेलिटी पढ़ा। इस तरह से हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। ये लेक्चर न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इतने बढ़िया हम आपके लिए न्यूमेरिकल्स लाए हैं। 15 न्यूमेरिकल्स है बच्चों, और सारे के सारे स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल से उठाए हुए हैं। और दूसरी चीज, इस लेक्चर में एक नई चीज हम पढ़ने वाले हैं जो किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगी, एंड दैट इज फॉर्मेलिटी। क्या? फॉर्मेलिटी। और फॉर्मेलिटी का एक न्यूमेरिकल जो मेडिकल एंट्रेंस में आया था वो भी हमने ऐड कर लिया है यहाँ पर। और फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज फॉर्मूला मास, ये सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। और एक एक चीज हम इसमें करने वाले हैं, और वो चीज है बच्चों कि हम फाइंड आउट करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब क्या होती है। इस पे भी बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले आपको क्या करना है, पॉज करके ये कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं बढ़िया से, इन क्वेश्चन को आपको खुद से पहले ट्राई करना है। हो गया? चलो ठीक है, अब मैं बताता हूं बच्चों। ठीक है, चलो तो आराम आराम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड आउट मास ऑफ H2SO4 इन 150 ml ऑफ n/7। n/7 मतलब वो क्या दिया हुआ है, नॉर्मेलिटी दी हुई है H2SO4 सॉल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको यक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट है H2SO4। तो H2SO4 के लिए यक्स कितना होता है? यक्स इज इक्वल टू 2, दैट इज वैलेंसी फैक्टर। याद आ रहा कुछ? वैलेंसी फैक्टर समझ रहे हो? अब क्यों 2 है? बिकॉज H2SO4 को अगर वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये 2 H प्लस आयन देगा। इसकी बेसिसिटी कितनी होती है? 2। और कोई रिएक्शन दी हुई है क्या? नहीं, इसलिए यक्स कितना होगा इसके लिए? 2। ठीक है, अब वैलेंसी फैक्टर निकाल लिया, तो अब हमें पता करना होगा अब इसकी नॉर्मेलिटी कितनी दी हुई है बच्चों, अच्छे से याद रखो। नॉर्मेलिटी दी हुई है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n/7। कितनी? n/7। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 1/7 n मतलब उसका यूनिट है बच्चों वो। ठीक है, अब इसके बाद इक्विवेलेंट वेट पता करेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय यक्स। यक्स मतलब वैलेंसी फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर वेट तो हमें याद हो गया बच्चों, जो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, बहुत बार हमने पता किया है। हाइड्रोजन बरोबर 1 रख दो इसमें, सल्फर बरोबर 32 और ऑक्सीजन बरोबर 16। तो ऐसे करके ऐड करोगे तो 98 आ जाएगा। कितना? 98 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? 98 ग्राम डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। तो इसका आंसर आएगा 49 ग्राम। समझ रहे हो? 49 ग्राम। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 49 ग्राम। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता करेंगे। स्टेप वाइज सॉल्व कर रहा हूं मैं आपके लिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों? गिवन वेट तो पता करना है हमें। गिवन वेट डिवाइडेड बाय फाइंड आउट मास, कितना मास है H2SO4 का वो तो पता करना है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या आ गया? वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कितना है? 49 ग्राम। समझ रहे हो? जब नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करते हैं तो तब यहां पर क्या रखते हैं हम? इक्विवेलेंट वेट। अगर ये मोलैरिटी होता, क्या होता? मोलैरिटी, तो हम नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर रहे होते। और नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। बट दिस इज नॉर्मेलिटी ना, तो नॉर्मेलिटी में हम नीचे क्या रखते हैं? इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट का रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय यक्स, एंड यक्स इज नथिंग बट वैलेंसी फैक्टर। कौन सा फैक्टर? वैलेंसी फैक्टर। तो ये आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अब नॉर्मेलिटी क्या आता है? नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब नॉर्मेलिटी कितनी दी गई है? नॉर्मेलिटी इज 1/7। n/7 मतलब क्या होता है? 1/7। तो ये आ गया 1/7। समझ रहे हो? 1/7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? W डिवाइडेड बाय 49। W हमें पता करना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट वॉल्यूम इज गिवन एज 150 मिलीलीटर. So we have to convert milliliter into liters. How to convert milliliter into liters? By dividing 1000. तो ये क्या हो जाएगा? 150 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? ये 1000 को ऊपर लेके चले जाएंगे, तो इसको अगर अरेंज करोगे आप तो ये क्या हो जाएगा? 1000
1000 W, समझ रहे हो, ये ऊपर चला गया, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, 1000 W डिवाइडेड बाय 49 इंटू 150। अब सिंपली कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, इधर बचा 1/7, समझ रहे हो, 1/7, इधर क्या बचा 100W डिवाइडेड बाय, इधर क्या बचा 49 इंटू 15, समझ रहे हो, 7 1 7, 7 7 49 मराठी, ठीक है ना। अब ये 7 इंटू 15 को उठाकर इधर ले लेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू, अच्छे से देख लो, W इज इक्वल टू 7 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, समझ रहे हो, 7 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100। अब इजी क्या गिरेगा बच्चों, ये दिख रहा है आपको, 7 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100, बढ़िया से विजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100। अब क्या हो जाएगा, 7 5 35 5 हच्चाले 3, 7 1 7 और 3 10 डिवाइडेड बाय 100। तो 100 के दो जीरो को क्या करेंगे बच्चों, हम इधर से इधर ले लेंगे, तो ये इधर से इधर आ जाएगा, मतलब 1.05 ग्राम, 100% करेक्ट बच्चों। कितना आया आंसर, 1.05 ग्राम। तो इसका आंसर कितना आ गया, वेट कितना लगेगा, 1.05 ग्राम। इतना अगर आपने H2SO4 डाला, कितने मिलीलीटर में, 150 मिलीलीटर H2SO4 में, तो जो नॉर्मेलिटी बनेगी उस सॉल्यूशन की जिसमें H2SO4 को ऐड किया है, वो नॉर्मेलिटी कितनी हो जाएगी, 1/7। तो उसको प्यार से हम क्या कहते हैं, n/7 भी कहते हैं। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम अबाउट व्हाट, अबाउट नॉर्मेलिटी बच्चों, ठीक है ना। तो नॉर्मेलिटी पता करते वक्त हम इक्विवेलेंट वेट रखते हैं। इक्विवेलेंट वेट के लिए वैलेंसी फैक्टर पता करना होता है, और वैलेंसी फैक्टर जैसे ही पता करोगे आप, तो मॉलिक्यूलर वेट को अगर वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दिया आपने, तो इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन खत्म हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑलरेडी सॉल्व। अब क्या करते हैं, 100 सेंटीमीटर सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, ओके 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, चलो न्यूमेरिकल नंबर 2 प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, ठीक है, चलो कैसे, 2 ग्राम ऑफ NaOH, ओके 2 ग्राम ऑफ NaOH इन वाटर, फाइंड नॉर्मेलिटी, NaOH, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या दिया हुआ है बच्चों, सॉल्यूट है NaOH। अब अच्छे से समझ लो, नॉर्मेलिटी का प्रॉब्लम में पहले x पता करना होता है, x फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है, तो यहाँ पर x कितना है बच्चों, 1, कैसे, बिकॉज इसकी एसिडिटी 1 है, ये बेस है ना, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसकी एसिडिटी कितनी होती है, 1, एसिडिटी कितनी होती है 1, बिकॉज ये एक OH देगा ना, इसलिए इसकी एसिडिटी कितनी होती है, 1। तो अब क्या होगा बच्चों, यक्स तो एक आ गया, अब इक्विवेलेंट वेट पता करते हैं, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय यक्स। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता करेंगे, सोडियम का कितना होता है, सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो 23 + 1 24, 24 और 16 कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया 40 ग्राम डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर कितना है 1, मतलब कितना आ गया 40 ग्राम, ठीक है। तो हमें नॉर्मेलिटी पता करना है, नो प्रॉब्लम। गिवन वेट कितना है 2 ग्राम, गिवन वेट कितना है 2 ग्राम, तो क्या आ जाएगा बच्चों, देख लो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब एक चीज याद रखो, सेंटीमीटर क्यूब इज सेम एज मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब इज सेम एज मिलीलीटर। सेंटीमीटर क्यूब का मीनिंग क्या होता है, मिलीलीटर, और मिलीलीटर को लीटर करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो याद रखो, सेंटीमीटर क्यूब को भी अगर आपको लीटर करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देख लो बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, गिवन वेट कितना है, गिवन वेट है 2 ग्राम, कितना है 2 ग्राम। तो 2 ग्राम को क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 40 ग्राम, कितना आ गया 40 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब है, 100 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 100 मिलीलीटर, और 100 को अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर आएगा लीटर में। किसमें आ जाएगा आंसर, लीटर में। तो ये जीरो से मर गया, ये जीरो से मर गया, ये 10 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये ग्राम से मर गया, तो ये क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय 40, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर 10 को ऊपर शिफ्ट कर दो, तो ये जीरो कैंसिल, 2 1 1, 2 2 4, 1/2, मतलब 0.5 नॉर्मल, क्या आया 0.5 नॉर्मल, बरोबर है। 0.5 मतलब क्या होता है 1/2, समझ रहे हो ना, मतलब क्या हो जाएगा n/2 मतलब सेमी नॉर्मल, इसको क्या कहते हैं सेमी नॉर्मल, ठीक है ना। तो n/2 को क्या कहते हैं हम प्यार से, सेमी नॉर्मल भी कहते हैं, क्या कहते हैं सेमी नॉर्मल। तो इस तरह से हमने सेकंड न्यूमेरिकल को भी हल कर लिया, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो। तो जिस टाइम आपको नॉर्मेलिटी पता करना होता है, तो नॉर्मेलिटी बेसिकली होता क्या है, नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो सेकंड वन आ गया। व्हाट इज नॉर्मेलिटी इफ मोलैरिटी इज गिवन। इसके लिए क्या करेंगे, पहले एक हेडिंग लिखो, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन व्हाट, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। आपको पहले फॉर्मूला दे दूंगा मैं, उसके बाद प्रूफ बताऊंगा। फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, n इज इक्वल टू mx, n इज इक्वल टू mx। n मतलब नॉर्मेलिटी, n मतलब क्या होता है, नॉर्मेलिटी। m मतलब मोलैरिटी, m मतलब मोलैरिटी, और x मतलब वैलेंसी फैक्टर, x मतलब वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर याद है आपको, वैलेंसी फैक्टर मतलब एसिडिटी बेस के लिए, बेसिसिटी एसिड के लिए, और टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन केस ऑफ साल्ट। ठीक है ना, हमने उसको देख लिया है, लेक्चर नंबर 1 2 3 अच्छे से आप देख लो, प्ले लिस्ट में जाओ अपने चैनल के, आपको मिल जाएगा। तो ये क्या है, वैलेंसी फैक्टर। अब इसका प्रूफ क्या है सर, हाउ द प्रूफ ऑफ n इज इक्वल टू एम एक्स। n मतलब नॉर्मेलिटी, m मतलब मोलैरिटी, और x मतलब वैलेंसी फैक्टर। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, पहले मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखूंगा। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को क्या करेंगे बच्चों हम, गिवन वेट डिवाइडेड बाय, चलो मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू v। तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू v, ये डिनोमिनेटर में बच्चों, इसके जगह हम m रख सकते हैं। अब मैं लिखूंगा फॉर्मूला नॉर्मेलिटी का। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। समझ रहे हो, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू ये बचा हुआ वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। अब देख लो बच्चों, अच्छे से देख लो, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय यक्स, यक्स मतलब वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर यक्स को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो नॉर्मेलिटी कुछ इस तरह से आ जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू यक्स इन ब्रैकेट W डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर। अब यहां से देखो, W डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, W डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, इसके जगह क्या रख सकते बच्चों, मोलैरिटी। तो क्या आ गया, N इज इक्वल टू यक्स इनटू यम, या यम इनटू यक्स। तो N इज इक्वल टू यक्स यम या यम यक्स, ऐसे डायरेक्ट याद रखो। इसका कोई प्रूफ आपको किधर भी नहीं आएगा, लेकिन आप पूछोगे सर कहां से आया, कैसे आया, तो उसका प्रूफ भी मैंने आपको बढ़िया से दे दिया। तो अच्छे से आप इसको फॉर्मूला में रखो, m का फॉर्मूला लिखो, n का फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन का। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट, हमने लेक्चर नंबर 2 में बढ़िया से देखा है, लेक्चर नंबर 2 या 3 में। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय यक्स, तो यक्स डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला गया, तो n इज इक्वल टू यक्सयम, ऐसा फॉर्मूला होता है बच्चों, n इज इक्वल टू यक्सयम। आई होप आपको ये चीजें समझ रही है, ठीक है, नहीं समझती तो बैक जाइए और फिर से 2 या 3 बार इसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया बच्चों, ये हो गया। अब इस पे से फटाफट हम क्या करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल जल्दी से बना लेंगे, ठीक है। चलो आ जाते हैं हमारे न्यूमेरिकल नंबर 3 पे। अब बहुत जल्दी जल्दी बन जाएंगे बच्चों, देख लो क्या है बच्चों, n इज इक्वल टू यम इंटू यक्स, n इज इक्वल टू यम इंटू यक्स। क्या कह रहा है, व्हाट इज नॉर्मेलिटी, मतलब नॉर्मेलिटी पता करनी है, नॉर्मेलिटी पता करनी है ऑफ 2 मोलार, 2 मोलार, मोलैरिटी कितनी है 2 मोलार, और कौन सा सॉल्यूशन है H3PO2, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखो, H3PO2, H3PO3, H3PO4, कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए यक्स की वैल्यू होती है 1, इसके लिए यक्स की वैल्यू होती है 2, इसके लिए यक्स की वैल्यू होती है 3। क्यों, फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं, देखो इसका स्ट्रक्चर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कैसे, फॉस्फोरस डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है 5, 1 2 हो गए, जितनी वैलेंसी उतने बॉन्ड, 1 2 3 4 5। अब ऑक्सीजन कितने हैं 2, एक यहां पे यूज होगा, ये दूसरा ऑक्सीजन,
तो हाइड्रोजन कितनी है 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा। तो होता क्या है बच्चों, बेसिकली ये हाइड्रोजन सिर्फ यहाँ का रिलीज हो सकता है। तो ये कितने हाइड्रोजन दे सकता है, एक। इसलिए 3 हाइड्रोजन होने के बावजूद भी ये रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन देगा, सिर्फ एक। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है वही ब्रेक होगा, लास्ट लेक्चर में हमने बढ़िया से देखा है ये। तो इसलिए इसकी जो वैलेंसी फैक्टर है वो कितना आया, 1। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो P डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, फिर इस पे ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो एक यहाँ पर हो गया 2 3 हो गए 3। अब हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन यहाँ। फास्फोरस की वैलेंसी 5, कैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो कितने हाइड्रोजन दे सकता है, 1 2। ये हाइड्रोजन क्यों नहीं दे सकता, बिकॉज फास्फोरस उतना इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है ऑक्सीजन जितना कि ये बॉन्ड को ब्रेक करके वो हाइड्रोजन दे सके। तो यहाँ पर ये कितने हाइड्रोजन दे सकता है, 2, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आया, 2। ऐसे ही अगर आप H3PO4 का देखोगे तो क्या आ जाएगा, फास्फोरस डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हैं 4, 4 तो एक यहाँ पर यूज हुआ, 2 3 और ये 4, 4 हो गए ना। अब हाइड्रोजन कितने हैं 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तीनों हाइड्रोजन यहाँ से ये डोनेट कर सकता है या ब्रेक होके ये दे सकते हैं। तो इसकी जो ये एसिड है, मतलब इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी हो जाएगी, 3। तो इसका जो वैलेंसी फैक्टर होगा वो कितना होगा, 3। कितना होगा, 3। चलो अच्छे से मैंने रिवाइज कर दिया। तो हमें कौन सा एसिड दिया गया है, H3PO2, समझ रहे हो, H3PO2। तो H3PO2 के लिए यक्स कितना होगा बच्चों, 1। यक्स कितना होगा, 1। ठीक है, तो अब क्या होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी कितनी है 2 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना है 1, तो नॉर्मेलिटी भी कितनी आ जाएगी, 2 मोलार। क्यों, बिकॉज इसका जो वैलेंसी फैक्टर था वो कितना था, 1। तो यहां से एक डायरेक्ट चीज याद रखो बच्चों, जिसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है उसके लिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी होती है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी होती है। ठीक है, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब ये 2-3 क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे ही बेस रहे। व्हाट इज मोलैरिटी, अब मोलैरिटी पता करना है, m इज इक्वल टू व्हाट, m इज इक्वल टू व्हाट, नॉर्मेलिटी दी गई है, नॉर्मेलिटी कितनी है, 1 नॉर्मल। और कौन सा सॉल्यूशन है, H2SO4। अब H2SO4 कितने हाइड्रोजन दे सकता है, 2। कोई रिएक्शन दी है क्या, नहीं, तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2। अब फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू mx, n इज इक्वल टू mx। तो नॉर्मेलिटी कितनी है 1, यम पता करना है, यक्स कितना है 2, तो 2 इधर आ गया 1/2, तो मोलैरिटी कितनी हो गई 1/2 मोलार। इसे सेमी मोलार भी कहते हैं, सेमी मोलार, याद आया कुछ। तो इसकी जो मोलैरिटी आ गई वो कितनी आ गई 0.5 मोलार, या इसे प्यार से क्या कहते हैं, सेमी मोलार सॉल्यूशन भी कह सकते हो। तो सेमी मोलार आ गया आपका सॉल्यूशन, क्या हो गया, सेमी मोलार। समझ रहे हो, तो यहां पर सॉल्यूशन किस तरह का आ गया, सेमी मोलार। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 4। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 पे, न्यूमेरिकल नंबर 5। अब 5(1) क्या कहता है, देख लो, नॉर्मेलिटी दी गई है यहाँ पर, न्यूमेरिकल नंबर 5। नॉर्मेलिटी किधर गया 5, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी कितनी है, नॉर्मेलिटी इज 1.5। नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी पता करना है, सॉरी, यूनिट पे से आइडेंटिफाई करने का, 1.5 मोलार। मोलैरिटी दी गई है, मोलैरिटी कितनी है 1.5 मोलार। अब कौन सा एसिड है, H3PO4, कुछ याद आ रहा है, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड नाम होता है इसका, क्या लिखो, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। और अगर यहां पर H3PO3 आ गया तो उसका नाम होगा फॉस्फोरस एसिड, क्या, फॉस्फोरस एसिड। तो ये रिक एसिड है, इसके लिए यक्स कितना होता है बच्चों, 3। कितना होता है, 3। इसके तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिंक होते हैं, इसलिए ये तीनों हाइड्रोजन दे सकता है। इसका जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो होता है 3। तो फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू mx, समझ रहे हो, n इज इक्वल टू mx। m कितना है 1.5, यक्स कितना है, यक्स इज 3। तो 15 त्रिक 5 4, 0.1 के बाद तो 4.5 नॉर्मल आ गया, 4.5 नॉर्मल, 4.5 नॉर्मल। पॉज करके नोट कर लो। आपके कुछ प्रॉब्लम बने थे बच्चों, ये न्यूमेरिकल आपके बने थे, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 5, न्यूमेरिकल नंबर 5 का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 6 पे। क्या कह रहा है, द मोलैरिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल, मतलब नॉर्मेलिटी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6, नॉर्मेलिटी दी गई है, नॉर्मेलिटी कितनी है 0.2 नॉर्मल, ठीक है, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन किसका है, Na2CO3। Na2CO3 एक साल्ट है बच्चों, Na2CO3 एक साल्ट है। अब ये साल्ट कैसे आयोनाइज होता है, Na2CO3 रिवर्सिबल लिखो मत लिखो डजेंट मैटर,
Na प्लस प्लस CO3 माइनस माइनस, और Na प्लस प्लस कितने हो जाएंगे 2, बिकॉज 2 सोडियम है। तो प्लस चार्ज कितना आया 2, एक पे प्लस 1, दो पे प्लस 2, तो वैलेंसी फैक्टर कितना होगा इसका 2, यक्स कितना होगा 2। ठीक है, तो Na2CO3 के लिए यक्स कितना होता है 2, कैलकुलेट कर लिया हमने। नॉर्मेलिटी दी गई है, यक्स दिया गया है, हमें पूछा है मोलैरिटी कितनी होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू एम एक्स। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय x। तो n कितना है, n दिया गया है 0.2, और x कितना है 2, x मतलब वैलेंसी फैक्टर, 2 1 जा 1, 2 0 0, 2 1 जा 1, मतलब क्या आ गया 0.1 मोलार। तो मोलैरिटी कितनी आई 0.1 मोलार। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट किया, न्यूमेरिकल नंबर 6। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 पे। जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना फायदा होगा। जो किसी चैनल पे या किसी ऑनलाइन क्लास में नहीं होता वो अपने पास होता है, और क्या होता है कुछ भी नहीं होता। चलो न्यूमेरिकल नंबर 7, काम ज्यादा बातें कम। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन अ मिक्सचर ऑफ 7 ग्राम नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन। किसका मोल फ्रैक्शन पता करना है, देखो अभी डायरेक्ट करता हूं मैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन मतलब जीटा ऑफ ऑक्सीजन, समझ रहे हो, जीटा ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, अब मिक्सचर किसका किसका है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। तो जिसका मोल फ्रैक्शन पता करना है उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। समझ रहे हो आप, मतलब जिसका मोल फ्रैक्शन पता करना है उसके नंबर ऑफ मोल न्यूमरेटर में होते हैं और डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ मोल होते हैं। कोई बात नहीं। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल कैसे पता करोगे, गिवन वेट ऑफ ऑक्सीजन, गिवन वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गिवन वेट है 8 डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 16। समझ रहे हो, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ऐसे नंबर ऑफ मोल पता करते हैं। तो ऑक्सीजन के कितना होता है गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, प्लस नाइट्रोजन का गिवन वेट कितना है 7 ग्राम नाइट्रोजन। तो 7 ग्राम नाइट्रोजन गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का कितना होता है 14। समझ रहे हो, ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो क्या होगा 8 1 जा 1, 8 2 जा 16, 8 1 जा 1, 8 2 जा 16, 7 1 जा 1, 7 2 जा 14। तो ये क्या हो गया 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 मतलब कितना हो गया 1, आधा प्लस आधा कितना होता है 1, तो बचा कितना 1/2, 1/2 मतलब 0.5। और मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता, बिकॉज इट इज अ प्योर रेशियो। ऊपर वाले का जो यूनिट होगा नीचे वाले का वही यूनिट होगा, और दो यूनिट एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, इस तरह उसका कोई भी यूनिट नहीं होता। तो इस तरह हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन पता किया, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, अब आ जाओ इधर, क्या कह रहा है 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 100 ग्राम एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंटेन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, फाइंड पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन बाय मास। तो क्या होता है पीपीएम, पीपीएम इज इक्वल टू गिवन वेट, गिवन वेट और या फिर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट या मास ऑफ सॉल्यूट डजंट मैटर, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। पीपीएम है ना, पीपीएम मतलब मिलियन, मिलियन मतलब 10 टू द पावर 6 होता है, 10 टू द पावर 6, कुछ याद आ रहा है, 10 टू द पावर 6 होता है। ठीक है, अब वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट कितना है, जो कम है वो सॉल्यूट होगा, कितना है 10 ग्राम, 10 ग्राम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है बच्चों 1000 ग्राम, 1000 मतलब 1 2 3 ये ग्राम, इनटू 10 टू द पावर 6 मतलब 1 2 3 4 5 6। समझ रहे हो, 10 टू द पावर 6 10 लाख। अब क्या होगा, ये ग्राम से ग्राम मर जाएगा, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेंगे क्या 1 2 3 और 4 जीरो, मतलब 10,000 ppm। ये बहुत स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन होता है, आया क्या बच्चों, ठीक है देख लो 10,000 ppm पार्ट्स पर मिलियन। इसके साथ और एक होता है बच्चों, याद है ppb, याद है क्या, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। तो तब क्या करोगे आप बिलियन के टाइम पे, इस 10 टू द पावर 6 के जगह क्या रखोगे आप 10 टू द पावर 9, और प्रोसीजर सेम रहेगी। और ये मास बाय मास, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। तो 8 तक हो गया बच्चों हमारा। अब 9 नंबर का क्या कहता है, 18 ग्राम ग्लूकोज। चलो कोई बात नहीं बच्चों, घबराने का नहीं। ओके, 18 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, फाइंड मोलैलिटी। चलो ठीक है, 9 नंबर हमारा फेवरेट लकी नंबर। ओके चलो देखते हैं। तो मोलैलिटी का पहले फॉर्मूला लिखूंगा मैं, क्या होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बी केयरफुल, केयरफुल इसलिए मैं रेड पेन से लिखूंगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी ही एक ऐसी चीज है जिसके डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट होता है, अदरवाइज बाकी सारे के इसमें सॉल्यूशन होता है। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सिर्फ वेट लेना है सॉल्वेंट का, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करोगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट। गिवन वेट कितना है? 18 ग्राम ग्लूकोज। चलो गिवन वेट है 18 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता करोगे? क्या है ये? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। कार्बन कितना होता है? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। समझ रहे हो ना? तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे पता करोगे? ये 18 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 इंटू 6, 12 सकम 72 प्लस 12 इंटू 1 कितने? 12 प्लस 16 सकी 96। मराठी बच्चों मेरी, आप कैलकुलेशन देख लो। 18 ग्राम, तो मेरा कॉमन सेंस बता रहा है इसका एडिशन 180 आ जाएगा। 96, 98, 108, 108 और ये कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। कितना? 180 ग्राम। कर लो आप एडिशन, नो प्रॉब्लम। ग्राम ग्राम कैंसल, 18 और 18 कैंसल, ये 0, तो ये आ गया 1/10 मोल। क्या आ गया? 1/10 मोल। कोई बात नहीं। तो क्या कह रहा है? 1/10 मोल आ गया। 1/10 मोल मतलब क्या आ गया? 0.1 मोल। समझ रहे हो आप? 0.1 मोल। अब हमें पता करना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, छोटू m। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल आया 0.1 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। लेकिन सॉल्वेंट का जो वेट दिया गया है वो ग्राम में है। कितना ग्राम है? 1000 ग्राम। और 1000 ग्राम का मीनिंग क्या होता है? 1 किलोग्राम यार, ठीक है ना? तो इसके जगह हम रख लेंगे 1 किलोग्राम। तो ये क्या आ गया? 0.1 मोल पर केजी, या इसको प्यार से क्या कहोगे आप? 0.1 मोलल सॉल्यूशन, या फिर 0.1 छोटू यम। ओके, 0.1 मोलल, 0.1 मोलल। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? आ रहा है आपके क्वेश्चन? कुछ बन रहे हैं बच्चों? एक तो आया होगा यार आपका, ठीक है। 0.1 मोलल। इस तरह से ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? देखो, कह रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 200 सीसी। सीसी मतलब होता है बच्चों सीसी। कितना है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लिख लो। सीसी मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और इसका ही मीनिंग होता है मिलीलीटर। समझ रहे हो? मिलीलीटर। क्या कह रहा है? हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 200 क्यूबिक सेंटीमीटर सेमी नॉर्मल। सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल मतलब n/2, n/2 सॉल्यूशन ऑफ NaOH टू मेक एग्जैक्टली डेसी नॉर्मल। उसको क्या बनाना है? डेसी नॉर्मल। डेसी नॉर्मल मतलब n/10। कोई बात नहीं, चलो। तो आपका V1 कितना हो गया? V1 हो गया 200 सीसी। ओके, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, या इसको हम कह सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब या फिर मिलीलीटर, ठीक है। अब उसके बाद ये 200 ml, 200 सेंटीमीटर क्यूब वाला कैसा है? सेमी नॉर्मल है। तो इसकी नॉर्मेलिटी n1 कितनी है? n/2, n/2। तो पहले हम V2 पता करेंगे। V2, हमें V2 नहीं पूछा, हमें कितना वाटर ऐड करना पड़ेगा ये पूछा है। और उसकी नॉर्मेलिटी फाइनली क्या हुई? n2 इज इक्वल टू n/10। तो जैसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। कुछ याद आ रहा है? m1 v1 डाइल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन। वैसे ही नॉर्मेलिटी का भी लिखा जा सकता है, n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। ठीक है। अब देख लो बच्चों, n1 कितना है? n1 इज n/2, n/2। v1 कितना है? 200 सीसी इज इक्वल टू सीसी, समझ गया ना आपको? n2 कितना है? n/10 इंटू v2। तो सॉरी, n/10 ना, नॉट n/2। कितना है? n2 कितना है? n2 n/10। तो दिस n, ये n से मर गया, ये 2, ये 1 0 0, ये 10 इधर आ गया, तो 10 इंटू 100 कितना हो गया? 1000 सीसी। ये आ गया आपका v2। लेकिन ये आंसर नहीं है आपका। क्यों आंसर नहीं है? हमें क्या पूछा है? हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो ऐड करने के बाद 200 का कितना होना चाहिए? 1000। 200 का कितना होना चाहिए? 1000। तो 200 का 1000 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? 800 सीसी वाटर हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप, तो इसका आंसर क्या आएगा? 800 सीसी। देखो मैंने रेड से लिखा है 800 सीसी। तो आंसर 1000 सीसी नहीं होगा, आंसर क्या होगा? 800 सीसी। तो क्या होगा बच्चों? अगर आपको 200 सीसी सेंटीमीटर क्यूब
सेमी नॉर्मल किधर गया, सेमी नॉर्मल को अगर डेसी नॉर्मल करना है तो 200 सीसी को 1000 सीसी करना पड़ेगा। तो 200 सीसी का 1000 सीसी करने के लिए कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, 800 सीसी। वेरी सिंपल, 800 सीसी हो गया बच्चों। तो पॉज करके लिख लो। तो इस तरह से उसका आंसर क्या आया, 800 सीसी। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 10 सॉल्व। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 10 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो मैं रब कर लू बच्चों इसको, ये रब कर लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस हो जाता है। अब इधर सॉल्व करेंगे बढ़िया से। ओके, मेरा चेहरा ही नहीं दिख रहा आपको, और ना आप कमेंट करने लोगे सर आपका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा सर। ठीक है, चलो हो गया। तो 10 नंबर का सॉल्व हो गया। अब यहां पर आ जाते हैं, नॉर्मेलिटी पता करनी है। नॉर्मेलिटी ऑफ 10% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन इज। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या होगा बच्चों, 10% 11 देख लो, 10% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 का मीनिंग क्या होता है, 10 ग्राम H2SO4 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हो, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 10 ग्राम H2SO4 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर वेट है, नीचे वॉल्यूम है, समझ रहे हो ना, ऊपर वेट है इसलिए 10 ग्राम, अगर ग्राम में लोगे तो ये मिलीलीटर में आएगा। 10 ग्राम H2SO4 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो H2SO4 है, आपको नॉर्मेलिटी पता करनी है। तो नॉर्मेलिटी के लिए पहले हम फाइंड आउट करेंगे यक्स, वैलेंसी फैक्टर। तो H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर होता है 2। उसके बाद फाइंड आउट करेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। H2SO4 अभी याद हो गया यार आप, H2SO4 बोलो बोलो, 98 ग्राम, 98 ग्राम डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर 2, तो ये आ गया 49 ग्राम। ठीक है, अब करेंगे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। समझ रहे हो, इक्विवेलेंट वेट इनटू ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम बट इन लीटर। ठीक है, गिवन वेट कितना है, 10 ग्राम, कितना है 10 ग्राम डिवाइडेड बाय अब इक्विवेलेंट वेट कितना है, 49 ग्राम। ठीक है, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो 100 मिलीलीटर है ना बच्चों, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है। मिलीलीटर को लीटर कैसे करोगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दो जीरो से मर जाएंगे, ये 10 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 100 बाय 49। तो क्या हो जाएगा 100 बाय 49, क्या हो जाएगा 100 बाय 49, तो लगभग अप्रोक्सीमेटली ये 50 लेंगे ना इसको, तो ये 2 हो जाएगा बच्चों। तो नॉर्मेलिटी कितनी आई, 2। कितनी आई, 2। समझ रहे हो, तो नॉर्मेलिटी कितनी आई, 2। तो लगभग उसको 50 अगर ले लिया आपने, तो अप्रोक्सीमेटली उसका आंसर क्या आ रहा है, 2 नॉर्मल। समझ रहे हो, 11 नंबर का आंसर आ गया 2 नॉर्मल। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट 11 नंबर न्यूमेरिकल नंबर 11 इज सॉल्व। ठीक है, चलो ये हो गया सॉल्व। अब जाते हैं 12 पे मिक्सचर का प्रॉब्लम है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या पूछा है, 20 ml 2 मोलार सॉल्यूशन, मतलब V1 होगा आपका 12 नंबर है, 12 नंबर V1 होगा 20 ml और M1 है 2 मोलार डाइल्यूटेड टू 1 लीटर, मतलब V2 कितना किया गया, 1 लीटर। अब दोनों का यूनिट सेम रखना पड़ेगा, तो 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर। तो रिजल्टिंग नॉर्मेलिटी पूछा है, मतलब N2 पूछा है आपसे। तो आप पहले क्या फाइंड आउट करोगे, M2 फाइंड आउट करोगे, उसके बाद N2 देखेंगे। ठीक है, तो आपसे M2 नहीं पूछा, N2 पूछा है, लेकिन पहले M2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। M1 कितना है 2 मोलार, इंटू V1 कितना है 20 ml इज इक्वल टू M2 पता करना है। उसके बाद उस पर से आ जाएगा N2, और 1 लीटर के जगह क्या रखोगे, 1000 मिलीलीटर। ठीक है ना, 1000 मिलीलीटर। तो ये 0 से 0 मर गया, तो ये आ जाएगा 4 इज इक्वल टू M2 इंटू 100। अब इसको अगर 100 से डिवाइड करोगे आप, तो M2 का आंसर आएगा 0.04 मोलार। समझ रहे हो, 0.04 मोलार। और आप अब क्या करोगे, 0.04 को गोल करके आ जाओगे और कहोगे यस आ गया आंसर, आंसर इज रॉन्ग। तो हमें पूछा है N2 नॉर्मेलिटी, तो कैसा होगा बच्चों, N इज इक्वल टू mx।
समझ रहे हो, n इज इक्वल टू mx, तो n2 इज इक्वल टू m2 इंटू x, x इज वैलेंसी फैक्टर। अब कौन सा कंपाउंड है, H2SO4, कौन सा कंपाउंड है H2SO4, तो H2SO4 के लिए x कितना होता है 2, कितना होता है 2, तो n2 कितना हो जाएगा बच्चों, n2 इज इक्वल टू m2, m2 कितना है 0.04 इंटू x2 कितना है 2, सॉरी x कितना है 2, तो आंसर क्या आएगा 0.08 नॉर्मल, because they are asking about normality not molarity and given is what molarity, तो given molarity से डाइल्यूशन पर की मोलैरिटी हमने पता की और उस मोलैरिटी को फाइनली हमने कन्वर्ट किया नॉर्मेलिटी में, कैसे, वैलेंसी फैक्टर पता करने के बाद। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट किया, नॉर्मेलिटी। तो ये 12 नंबर भी हो गया। अब आ जाते हैं 13 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 3 मोलार H2SO4, ठीक है, मतलब M1 दिया गया है 3 मोलार और हाउ मच वॉल्यूम मतलब V1 पूछा है, इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 लीटर 1 मोलार सॉल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर मतलब V2, V2 कितना है 1 लीटर, तो 1 लीटर को अगर आप मिलीलीटर करोगे, बिकॉज आंसर वहां पर मिलीलीटर में दिख रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, V2 को ले लेंगे 1 लीटर दिया हुआ है, लेकिन हम इसको ले लेंगे 1000 मिलीलीटर, समझते हो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, और M2 मतलब कॉन्सेंट्रेशन कितना करना है इसका 1 मोलार। अब बार बार आपको यहां पर कंफ्यूज होता होगा कि 1.0 क्यों दिया जाता है कॉन्सेंट्रेशन चेक करने के लिए, ठीक है ना, आप गड़बड़ में होते हो और कॉन्फिडेंस में इसको 10 भी ले सकते हो, ठीक है ना, तो फंसाने की कोशिश करते हैं इसलिए 1.0 दे देते हैं, तो आपको इसको अच्छे से गौर करना है और 1 ही लेना है, 1 मोलार। तो होता क्या है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ओके, तो M1 कितना है 3 इंटू V1 पता करना है, M2 कितना है 1 इंटू V2 कितना है 1000 ml, तो 3 को इधर लेके चले जाओ, V1 इज इक्वल टू 1000 ml डिवाइडेड बाय 3, अब 1000 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 333.333333 ml, 101% करेक्ट, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये क्या था, मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन का न्यूमेरिकल था, मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन, ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर 13। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14 पे, क्या कहता है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड टू 500 ml ऑफ 0.5 मोलार, एडेड टू पूछा है यहां पर भी, एडेड टू पूछा है, चलो ठीक है देखते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है V1 कितना है 500 मिलीलीटर और मोलैरिटी कितनी है M1 है 0.5 मोलार, तो आपको क्या करना है, सो दैट स्ट्रेंथ बिकम 10 मिलीग्राम NaOH पर मिलीलीटर, क्या बात है। तो M2 आपको इनडायरेक्ट दिया हुआ है, तो आपको V2 पता करना है, V2 पहले फाइंड आउट करना है इस पे से, और V2 में आपको V1 से V2 पर जाने के लिए कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा ये पता करना है, कितना पानी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले M2 पता करते हैं, तो M2 कैसे पता करोगे, किधर गया है M2, क्या दिया गया है 10 मिलीग्राम, mg मतलब क्या होता है मिलीग्राम, NaOH पर मिलीलीटर, ठीक है। तो M2 मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स गिवन बाय वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन वेट, कितना दिया है 10 मिलीग्राम, 10 मिली मतलब 10 टू द पावर -3 ग्राम, समझते हो, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर, 10 मिलीग्राम NaOH, सॉरी गिवन वेट हो गया है 10 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, NaOH का मॉलिकुलर वेट कितना होता है, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 16 और 1 17 और 23 40 ग्राम, तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट, ये हो गए नंबर ऑफ मोल, समझ रहे हो ना। गिवन वेट कितना है 10 मिलीग्राम को क्या किया हमने, मिली मतलब 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होता है, 10 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका मॉलिकुलर वेट कितना हो गया 40 ग्राम, NaOH का भी याद हो गया हमें, पर मिलीलीटर मतलब 1 मिलीलीटर में, बट मिलीलीटर शुड बी कन्वर्टेड इनटू लीटर, तो मिलीलीटर को लीटर कैसे करोगे 1000 से डिवाइड करोगे। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये 3 0 और ये -3 0 क्या हो जाएंगे कैंसिल, बिकॉज ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ना। अब बचा क्या, ये 0 0 कैंसिल, 1/4 मोलार मतलब ये क्या दिया हुआ है 0.25 मोलार, समझ रहे हो 0.25
मोलर। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन का इक्वेशन यूज करेंगे डाइल्यूशन का, m1v1 इज इक्वल टू m2v2। m1 कितना है 0.5, 0.5 मतलब 1/2, समझते हो, 0.5 मतलब 1/2 इंटू v1 कितना है 500 ml, ठीक है। m2 कितना है 0.25, 0.25 मतलब 1/4 इंटू v2 इज नॉट द आंसर, 2 1 2, 2 2 4, ये 2 को इधर शिफ्ट कर लो तो v2 हो जाएगा 1000 ml। लेकिन तो आपको करना क्या होगा, 500 ml का 1000 ml करना होगा, लेकिन आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, कितना ऐड किया, तो 500 का 1000 करने के लिए कितना ऐड करोगे, एडेड वॉल्यूम इज एडेड वॉल्यूम, तो 500 का 1000 करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा 500 मिलीलीटर, तो 500 में 500 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा 1000 ml हो जाएगा, और 1000 ml करने पर उसकी जो मोलैरिटी है वो कितनी हो जाएगी 0.25 मोलार, और उसका ही मीनिंग क्या होगा 10 मिलीग्राम पर 10 मिलीग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसके लिए आपको एक टर्म पता होनी चाहिए, और वो टर्म है फॉर्मेलिटी। कौन सी फॉर्मेलिटी, ठीक है। तो पहले फॉर्मेलिटी डिस्कस करेंगे, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और आखिरी में क्या देखेंगे हम H2O2 के बारे में कुछ चीजें पढ़ेंगे और उस पे के न्यूमेरिकल्स भी बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने 14 न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लिए। अब पता करते हैं फॉर्मेलिटी, घबराने की कोई बात नहीं है बच्चों, अच्छे से हेडिंग लगाओ, फॉर्मेलिटी डिनोटेड बाय स्मॉल f, ठीक है। अब ये फॉर्मेलिटी क्या होता है, फॉर्मेलिटी इज द अनदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म स्पेशली फॉर आयोनिक कंपाउंड, ठीक है ना। आयोनिक कंपाउंड के लिए, आयोनिक कंपाउंड मतलब क्या, जो साल्ट जिसमें प्लस और माइनस आयंस होते हैं उसको आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। आयोनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मेलिटी यूज होती है। अब फॉर्मेलिटी का मीनिंग क्या होता है, फॉर्मेलिटी का मीनिंग होता है, देख लो, फॉर्मेलिटी इज गिवन वेट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट, होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, समझ रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो इसको प्रॉपरली कैसे लिख सकते हो आप, इसको नीचे शिफ्ट कर दो, गिवन वेट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, अब आपको प्रॉब्लम क्या होगा, गिवन वेट आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में कैसे करना है पता है, सर ये फॉर्मूला वेट क्या है, व्हाट इज मीन बाय फॉर्मूला वेट। अब इसके लिए सिर्फ एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, बाकी फिनिश, ओके। सिंपल सी चीजें, चलो। फॉर्मूला वेट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट, फॉर्मूला वेट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट। फिर अब आप कहोगे सर तो यहां पर मॉलिक्यूलर वेट ही दे देता, फॉर्मूला वेट देके क्यों कंफ्यूज किया, इसलिए किया, पहले एक एग्जांपल समझो। एग्जांपल आप क्या ले लिया आपने, NaCl, तो NaCl का फॉर्मूला वेट क्या आएगा, Na का कितना होता है 23 ग्राम, प्लस Cl का कितना होता है 35.5 ग्राम, मतलब कितना आ जाएगा ये 0.5, 5 and 3 8 और 3 and 2 5, तो 58.5 ग्राम। आप कहोगे सर यही तो मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, तो कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे कि एक ही एक्सेप्शन है बच्चों, एक ही, उतना याद रख लोगे बस। तो एक फैमिली होती है जिसको कहा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या कहा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है डैश COOH। अब जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई है इसको बढ़िया से पता होगा, नहीं हो गई वो डायरेक्ट याद रखो, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेंजोइक एसिड एक होता है C6H5 COOH, यहां पर उसका ही फॉर्मूला दिया है, देखो बेंजोइक एसिड, ठीक है। मैं आपको फॉर्मूला मास या फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट में डिफरेंस बता रहा हूं। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ये होता है बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड, क्या बच्चों, बेंजोइक एसिड। अगर आप इसको स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये बेंजीन रिंग और यहां पर COOH,
ठीक है, तो ये आ गया बेंजोइक एसिड। क्या आ गया? बेंजोइक एसिड। तो क्या बता रहा था मैं, देख लो बच्चों अच्छे से। आई एम डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला वेट एंड मॉलिक्यूलर वेट। अब अगर आप बेंजोइक एसिड या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट पता करोगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट आएगा। कैसे सर, प्रूव करके बताओ। चलो बेंजोइक एसिड का पता करते हैं, यहाँ पर हेल्प भी हो जाएगी अपनी। तो कार्बन कितने हैं? 6 और ये 7। पहले मॉलिक्यूलर वेट पता करते हैं। क्या पता करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट तो 6 और 1 7, तो C7, समझ रहे हो? C7, 6 और 1 7, हाइड्रोजन 5 और 1 6, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 1 और 1 2, O2। ठीक है, अब कार्बन बरोबर कितना होता है? 12, तो 12 इंटू 7 प्लस 12 है ना, 1 का 12, 7 का 12 गुणिले 7, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, और कितने हाइड्रोजन है? 6, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और कितने ऑक्सीजन है? 2। सिंपल। तो 7 दूनी 14 ला 4, हाथ चला 1, 7 और 1 7 8, प्लस 6 का 6, प्लस 16 दूनी कितना आ जाएगा? 32। कितना? 32। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 84 और 6 90, कितना हो जाएगा? 90। ठीक है ना, 90 प्लस 32, तो ये हो जाएगा 2 और 9 10 12, तो ये क्या हो जाएगा? 122 ग्राम। क्या हो जाएगा? 122 ग्राम। ठीक है सर, तो ये क्या है सर? 122 ग्राम, 122 ग्राम है इसका मॉलिक्यूलर वेट। वही तो ना सर, तो फॉर्मूला वेट भी इतना ही होगा? नहीं। अब क्यों नहीं? बिकॉज जब आप इस सब्सटेंस को सॉल्यूशन में ऐड करोगे, सेपरेटली अच्छे से लिख के बताता हूं बच्चों, इस सब्सटेंस को जब आप सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो इसका बन जाता है डाइमर। क्या बन जाता है? डाइमर। तो अरे ये फॉर्मूला, ये प्रॉब्लम हमने डिलीट कर दिया यार। चलो ठीक है, देखते हैं। तो इसका क्या बन जाता है? डाइमर। क्या बन जाता है? डाइमर। इसको अगर आप सॉल्यूशन में या वाटर में ऐड करोगे, सॉल्यूशन में या वाटर में ऐड करोगे तो इसका बन जाता है डाइमर। डाइमर, व्हाट इज मीन बाय डाइमर? डाई मतलब दो, डाई मतलब दो, और मर्स मतलब मॉलिक्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। मर्स मतलब मॉलिक्यूल, और दो मॉलिक्यूल एसोसिएट हो जाते हैं एक जगह आके, एक मॉलिक्यूल बन जाता है कुछ इस तरह से। C6H5-C डबल बॉन्ड O डैश OH। ये आपको होगा बच्चों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कहां पर होगा ये? कार्बोक्सिलिक एसिड में। COOH को ऐसे लिखते हैं, और दूसरा CH3 सॉरी ये C6H5 डैश C डैश O डैश H डबल बॉन्ड O। समझ रहे हो? ये एक मॉलिक्यूल C6H5 डैश COOH ऐसे होता है। ये C6H5 डैश COOH, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो जाएगा आपको। तो क्या होता है बच्चों? इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो जाता है। इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। बहुत फेमस बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से ये डायमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डायमर। तो अब इसका फॉर्मूला मास क्या आएगा? एक का कितना होता है? 122 ग्राम, तो दोनों का कितना हो जाएगा? 122 इंटू 2, मतलब ये आ जाएगा 244 ग्राम। समझ रहे हो? मतलब आपसे कहा जाए बेंजोइक एसिड, क्या कहा जाए? बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट अलग होता है और फॉर्मूला वेट अलग होता है। फॉर्मूला वेट या फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 122 ग्राम, और फॉर्मूला वेट कितना होता है? 244 ग्राम। तो नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी, या मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी अलग अलग आएगी। समझ रहे हो? सिर्फ एक ही एग्जांपल याद रखना है फॉर्मेलिटी का, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हर कार्बोक्सिलिक एसिड का ऐसे डायमर बन जाएगा, चाहे वो फॉर्मिक एसिड हो, एसिटिक एसिड हो, या बेंजोइक एसिड हो। तो जब भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला में सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आप NaCl का पूछोगे तो डायमर होगा क्या? नहीं। तो सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो उसमें फॉर्मूला वेट या फॉर्मूला मास उसका अलग होता है, आपको डबल करना पड़ता है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है बच्चों। तो डेफिनेटली मॉलिक्यूलर वेट और फॉर्मूला वेट अलग अलग है, या मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास दोनों अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, लेकिन हर बार नहीं, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के टर्म में। इतने ही आपको याद रखना है। जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीट वालों के लिए सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड का भी याद रखोगे तो हो जाएगा। समझ गए? चलो अभी इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। न्यूमेरिकल नंबर 15, आई थिंक क्या था, 2.44 ग्राम बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड in 500 ml of water, 500 ml of 500 ml of solution था शायद, 500 ml of solution, find molarity
मोलैरिटी एंड फॉर्मेलिटी। ओके, यही था, इस टाइप का ही था। तो ओके चलो, तो देख लो, पहले क्या करेंगे हम, पहले हम मोलैरिटी पता करेंगे। तो मोलैरिटी क्या होती है बच्चों? मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब यही अगर आप फॉर्मेलिटी कैलकुलेट करोगे तो फॉर्मेलिटी क्या आएगा? गिवन वेट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट। क्या आएगा यहां पर? फॉर्मूला वेट। अब बाकी सबके लिए फॉर्मूला वेट और मॉलिक्यूलर वेट एक ही होता है, लेकिन लेकिन जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली लोगे तो डाइमर डाइमर बन जाएगा, दो मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे तो उसका फॉर्मूला वेट डबल हो जाएगा, फॉर्मूला वेट डबल हो जाएगा। जैसे कि यहां हम देखेंगे, अभी देख लो। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कैसे कैलकुलेट करोगे? देख लो, इसको आपको अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेशन आ जाएगा? देख लो, गिवन वेट कितना है? 2.44 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना था बच्चों? आई थिंक मॉलिक्यूलर वेट बेंजोइक एसिड का हमने अभी कैलकुलेट किया ना यार, बेंजोइक एसिड C6H5-COOH। तो क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? क्या होता है? C7H6 6 और 1 7, 5 और 1 6 O2। तो कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 7 प्लस ऑक्सीजन का 1 होता है, सॉरी हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 गुणिले 6 प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 2। तो 7 दूनी 14, 4 हाथ चला 1 7 और 1 8 प्लस 6 प्लस 32। ठीक है, तो आई थिंक ये 122 था, 122 90 100 20 122। ठीक है ना? तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 122 ग्राम इनटू वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन यहाँ पर मिलीलीटर है ना, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ये 500 मिलीलीटर को अगर आप 1000 से डिवाइड कर लोगे तो इसका प्रॉब्लम क्लोज हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? 2.44 डिवाइडेड बाय 122.00 इंटू 2। तो अगर आप 2 से इसको शिफ्ट कर लोगे तो ये 2 से शिफ्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 244 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 12200। तो 122 से कैंसिल होगा, 100, यहाँ 2 का बैठ जाएगा, 2 इंटू 2 4, 4 डिवाइडेड बाय 100, मतलब ये क्या जाएगा? 0.04 मोलार। समझ रहे हो? 2 से शिफ्ट कर लिया हमने, 0.04 मोलार, ये आ गई आपकी मोलैरिटी। अब पता करेंगे फॉर्मेलिटी। तो फॉर्मेलिटी के लिए गिवन वेट कितना है? 2.44। अब फॉर्मूला वेट क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट के डबल। क्यों होगा? डाइमर बनता है उसका, बताया मैंने आपको। तो इसका फॉर्मूला वेट इसके डबल, 2 इंटू 122, मतलब क्या हो जाएगा? 244 इंटू वॉल्यूम इन लीटर, लेकिन मिलीलीटर में है तो वो तो प्रोसीजर सेम ही रहेगी ना, 500 डिवाइडेड बाय 1000। मिलीलीटर को लीटर कैसे करोगे? डिवाइडेड बाय 1000। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 से डिवाइड होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2.44 डिवाइडेड बाय 244, ये इंटू 2 आ जाएगा। अब 244.00 अगर आप लिखोगे तो ये 2 से सरक जाएगा, ये 2 से सरक जाएगा, तो ये 244 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 24400, एक से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा 0.02 फॉर्मल। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेलिटी हाफ होती है मोलैरिटी के। समझ रहे हो? तो इस तरह से जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसका फॉर्मूला वेट डबल हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज अगर उसको आप एक्वियस सॉल्यूशन में ऐड करोगे, किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो उसका डाइमर बनता है। क्या बनता है? डाइमर। तो इस तरह से फॉर्मेलिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, किसके? मोलैरिटी के। किसके? मोलैरिटी के। ठीक है, अब आप क्या करोगे? NaCl का अगर फाइंड आउट करोगे तो मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी इज वन एंड सेम। NaCl का अगर आप फाइंड आउट करोगे, देख लो, आपको कैलकुलेट करके बताता हूं मैं। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं? 3 चीजें कंपेयर करते हैं। कौन कौन से? देख लो। पहले तो हम कंपेयर करेंगे मोलैरिटी। देख लो बच्चों, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। समझ रहे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन वेट या मास ऑफ सॉल्यूट, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, समझ रहे हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, समझ रहे हो। अब सारा खेल किसका होता है, ये दो टर्म तो कांस्टेंट रहेंगे बच्चों, ये दो टर्म ये और ये सेम रहेंगे, चेंज यहां पर होगा सिर्फ। ओके, अब मोलैरिटी से हम आ जाते हैं नॉर्मेलिटी पर। किस पर, नॉर्मेलिटी पर। तो जब आप नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करोगे तो नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय एन, नॉर्मेलिटी इज डिनोटेड बाय एन, ये सेम रहेगा गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अब ये मॉलिक्यूलर वेट की जगह आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब हाउ टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट वेट, वेरी सिंपल, इक्विवेलेंट वेट कैसे पता करोगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय यक्स, और यक्स क्या होता है, यक्स होता है वैलेंसी फैक्टर, यक्स होता है वैलेंसी फैक्टर, एसिड के लिए बेसिसिटी, बेस के लिए एसिडिटी, और साल्ट के लिए टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो ये होता है वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, इस तरह से नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करते हैं। तो ये सेम है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेम है, सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या आया, इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट कैसे पता करोगे, मॉलिक्यूलर वेट को यक्स से डिवाइड कर लोगे। अब आ जाते हैं फॉर्मेलिटी पर, किस पर, फॉर्मेलिटी पर। ओके, तो फॉर्मेलिटी क्या होता है, फॉर्मेलिटी एफ इज इक्वल टू सेम गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फॉर्मूला वेट, इतना ही चेंज होता है सिर्फ, क्या, फॉर्मूला वेट इनटू, बाकी सब सेम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपको क्या करना है, ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म और ये टर्म कैसे है, सेम है। तो फॉर्मूला वेट क्या होता है, फॉर्मूला वेट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर वेट। सिर्फ याद क्या रखना है, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड, यही एक फॉर्मूला, यही एक आएगा तो यही आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, डबल कर देना है मॉलिक्यूलर वेट के, मॉलिक्यूलर वेट के आपको डबल कर देना है, क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला वेट। और क्यों डबल करना है, बिकॉज अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने वाटर में ऐड किया तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बन जाएगा, उसका डायमर बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, उसका डायमर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डायमर। ठीक है, चलो तो पॉज करके ये चीजें नोट कर लो। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। अब फाइनली एक पॉइंट बच जाता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स खत्म हो गए बच्चों सारे, बहुत न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिए, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो गई सारी चीजों की। नेक्स्ट लेक्चर में 101% हम वेपर प्रेशर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे लास्ट पॉइंट बच्चों कॉन्सेंट्रेशन में बच जाता है H2O2 सॉल्यूशन, अबाउट H2O2, हेडिंग लगाओ बड़ी, H2O2, H2O2 के बारे में। अब इसके बारे में एक चीज समझ लो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे होता है देख लो, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड, ये H और ये H, H2O2। अब देख लो ये दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, सेम है। तो ये जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड होता है नॉन पोलर, कैसे होता है, नॉन पोलर। और ये जो बॉन्ड होता है, देखो हाइड्रोजन जो होता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये दोनों पे तो सेम पोल है ना, तो सेम पोल होगा तो नॉन पोलर, पोल बने नहीं ना। लेकिन अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो इस बॉन्ड को क्या कहेंगे, पोलर बॉन्ड, क्या कहेंगे, पोलर बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को भी क्या कहेंगे, पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया H2O2 ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें पोलर बॉन्ड भी होता है और नॉन पोलर बॉन्ड भी होता है। अगर किसी ने आपसे कहा ओपन बुक स्ट्रक्चर बताओ H2O2 का, तो यहां पर आप क्या कर दो, ऐसे लोन पेयर की एक ब्रांच बता दो, ये तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओपन बुक स्ट्रक्चर, ओपन, ये इंपॉर्टेंट जेईई या नीट के लिए बच्चों, थ्योरी में तो नहीं आएगा ये। ओपन बुक स्ट्रक्चर क्या होगा, ये ओपन बुक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओपन बुक स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें पोलर बॉन्ड भी होते हैं और नॉन पोलर बॉन्ड भी होते हैं। हो गया बच्चों, चलो ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट बच्चों देख लो, क्या होता है बच्चों, देखो जो H2O2 होता है ना, H2O2 फाइनली डिकम्पोज होता है और इससे क्या मिलता है बच्चों, हमें ऑक्सीजन मिलता है। कैसे, H2O प्लस हाफ O2, H2O प्लस हाफ O2। तो अगर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये भी 2 हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये 1 हो जाएगा। तो मतलब आपने अगर 2 मोल H2O2 लिया तो क्या बनेगा, उससे 1 मोल ऑक्सीजन बनेगा। 2 मोल H2O2 से क्या होगा, 1 मोल ऑक्सीजन मिलेगा, 1 मोल ऑक्सीजन मिलेगा।
तो सपोज आपने 1 लीटर H2O2 लिया, तो 1 लीटर H2O2 से कितने लीटर, हाँ मोल नहीं कह रहा हूं मैं, कितने लीटर ऑक्सीजन मिलेगा, उसको कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। समझ रहे हो? उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। 1 लीटर H2O, मोल नहीं, 2 मोल से कितना मिलेगा? 1 मोल O2 मिलेगा, मुझे भी पता है। लेकिन अगर आपने 1 लीटर H2O2 लिया, तो 1 लीटर H2O2 से कितने लीटर ऑक्सीजन मिलेगा, उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन लीटर प्रोड्यूस्ड बाय, वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन लीटर produced by 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ H2O2 is called वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ऑफ H2O2। समझ रहे हो? उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। अगर आपने 1 लीटर H2O2 ले लिया, तो उससे कितने लीटर ऑक्सीजन, 2 मोल से 1 मोल प्रोड्यूस होता है, मुझे भी पता है, लेकिन 1 लीटर H2O2 से कितने लीटर O2 प्रोड्यूस होगा, उसको क्या कहेंगे? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। सपोज आपसे ऐसा कहा गया है 10V H2O2, तो इसका मीनिंग क्या होता है? 1 लीटर H2O2 will produce 10 लीटर ऑक्सीजन। समझ रहे हो? अगर आपको 10V स्ट्रेंथ का H2O2 दिया गया है, तो 1 लीटर H2O2 से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? 10 लीटर। सपोज आपसे कहा गया है 20V H2O2, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? 20V इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, 20V वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, मतलब एक वॉल्यूम 20 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। तो 1 लीटर H2O2 क्या करेगा? 20 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, 20 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। सिंपल। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है कि 1 लीटर H2O2 कितने लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, उसको क्या कहते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब सिंपली याद रखो बच्चों, अगर आपको वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी जाए, तो पहले मैं फॉर्मूले दे देता हूं, उसके बाद उसको प्रूफ करके भी बताऊंगा। ठीक है? तो आपको अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे दी जाए, सपोज XV is वॉल्यूम स्ट्रेंथ, XV is वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। मतलब इसका मीनिंग क्या है? 1 लीटर H2O2 will produce X लीटर ऑक्सीजन। समझ रहे हो? क्या करेगा ये? X लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। 1 लीटर H2O2 विल प्रोड्यूस X लीटर ऑक्सीजन। तो यहां से मोलैरिटी हो जाएगी आपकी, X बाय 11.2 मोलार, X बाय 11.2 मोलार। कैसे आया? प्रूफ करके बताऊंगा, डोंट वरी। X बाय 2 11 पॉइंट मोलार, ये आ जाएगी मोलैरिटी। अब नॉर्मेलिटी कैसे पता करोगे? N इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू X। X क्या होता है? वैलेंसी फैक्टर। तो H2O2 के लिए वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? X इज इक्वल टू 2, बिकॉज वो 2H दे सकता है, या 2 OH माइनस आयन होती है उसमें। ठीक है ना? X कितना होगा? 2। तो M क्या हो जाएगा? सॉरी, N क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू M इंटू X कितना है? 2। तो M कितना है बच्चों? X बाय 11.2 इंटू, अब M कितना है? X कितना है? सॉरी, X है 2, 2 1 1, 2 5 10, 2 6 12। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या आ गया? X डिवाइडेड बाय 5.6 नॉर्मल, X डिवाइडेड बाय 5.6 नॉर्मल। ठीक है? अब तीसरा फॉर्मूला डेंसिटी का पता करेंगे। यही तो प्रूफ करके बताना है ना आपको, सिर्फ इतना प्रूफ कर दिया तो इससे क्या आ गया? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आ गया, बिकॉज N इज इक्वल टू M इंटू X होगा। अब हमें डेंसिटी पता करनी है। क्या पता करनी है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, या डेंसिटी पता करनी है। डेंसिटी, सिंपली डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? गिवन वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ओके, वेट या मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो क्या होता है बच्चों? देख लो, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट। समझ रहे हो? गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम। अब गिवन वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। क्या होता है? डेंसिटी। तो मॉलिकुलर
मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब मोलैरिटी कितनी है, मोलैरिटी है x बाय 11.2, तो डेंसिटी इज इक्वल टू x बाय 11.2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, एंड व्हाट इज x इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ x इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये चीजें आपको एंट्रेंस में आएगी, जेई या नीट में, तो आपको समझना जरूरी है। अब आ जाते हैं ये फॉर्मूला कहां से आया, x बाय 11.2 मोलार। तो अगर x उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ है तो x बाय 11.2 मोलार मोलैरिटी हो जाएगी, x बाय 5.6 उसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी, और डेंसिटी का भी फॉर्मूला मैंने डिराइव करके आपको बता दिया। ठीक है, तो देख लो बच्चों, अच्छे से देखो क्या होता है बच्चों, एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। समझ रहे हो, एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, तो क्या होगा देखो बच्चों, अब रिएक्शन कैसी है, H2O2 दैट गिव्स H2O प्लस O, सिंपल 2 था ना, तो O2 होता है तो इसको 1/2 लिखना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2H2O2 दैट गिव्स 2H2O प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा O2। तो 2 मोल H2O2 will gives 1 mole of oxygen। 2 मोल H2O2 will gives 1 mole of oxygen। अगर 2 मोल H2O2 लोगे आप, 2 मोल H2O2 लोगे आप, तो क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्या मिलेगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा, देख लो बच्चों, अगर x मोल लोगे, ठीक है ना, तो इसको ऐसे लिखता हूं मैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल ऑफ H2O2। अब इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x मोल ऑफ O2 विल गिव्स 2x मोल सॉल्यूशन ऑफ H2O2। ठीक है, अब इसको 22/4 से डिवाइड करो, तो डिवाइडेड बाय 22.4 डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है, तो अब ये देखो x क्या हो गई, आपकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गई, क्या हो गई, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो इस वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए कितने मोल H2O2 सॉल्यूशन लगेगा, 2x बाय 22.4। तो 2x बाय 22.4 क्या हो गई, उसकी मोलैरिटी विल बी इज इक्वल टू 2x बाय 22.4। तो 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 4, तो मोलैरिटी कितनी हो गई, x डिवाइडेड बाय 11.2, x डिवाइडेड बाय 11.2। सिमिलरली नॉर्मेलिटी कितनी आएगी, x डिवाइडेड बाय 5.6। एंड व्हाट इज x इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या होता है x इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या होता है, 1 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस बाय 1 लीटर H2O2, 1 लीटर H2O2। अब क्या करते हैं बच्चों, इस पे हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, चलो क्या कहता है, चलो ये हो गया, चलो इसको रब कर देता हूं मैं। इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है, सिर्फ 2-3 फॉर्मूले आपको याद करना है, दैट्स इट। ओके, चलो तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता करनी है, H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता करनी है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता करनी है। ओके, और क्या दिया गया है, 5 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2O2, 5 लीटर सॉल्यूशन of H2O2 gives 100 लीटर O2, 100 लीटर O2। तो जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ H2O2 कितना ऑक्सीजन देगा, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। मैं यहाँ पे x ले लिया हमने, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इंटू 5, x इंटू 5 इज इक्वल टू 100 इंटू 1, तो x कितना आ गया, 100 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 1, 5 2 0, 20, तो x कितना आ गया, 20 लीटर। तो इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो गई, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने का डिनोशन होता है 20V। तो इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो गई, 20V। क्या हो गई, 20V। लिख लिया बच्चों, पॉज करके नोट करो, इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या हो गई, 20V। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गई 20
V। हो गया? चलो ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल कर लेंगे और यहां पर हम रुक जाएंगे। ठीक है, आपसे क्या कहा गया है, सपोज, चलो क्या कहा गया है, if volume strength is 10V, then find molarity and normality। ठीक है, तो मोलैरिटी कितनी होती है, मोलैरिटी होती है x डिवाइडेड बाय 11.2। तो x कितना है 10 डिवाइडेड बाय 11.2, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो होगी मोलैरिटी, इतने मोलार। ये क्या होता है 100 डिवाइडेड बाय 112, ये इधर सरक गया ना, तो ये क्या होगा 50 डिवाइडेड बाय 56, मतलब 25 डिवाइडेड बाय 26 मोलार, ऐसे स्टैंडर्ड आंसर है वो, 25 डिवाइडेड बाय 26। अब इसके बाद नॉर्मेलिटी क्या होता है, x डिवाइडेड बाय 5.6, तो x कितना है 10 डिवाइडेड बाय 5.6, मतलब ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 56, ये क्या हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 28, ओके, ये 28 आएगा बच्चों, सॉरी, 28, बे दूनी 4 बे आटी 16, बे दूनी 4 बे आटी 16, तो ये 25 डिवाइडेड बाय 14, 25 डिवाइड बाय 14 नॉर्मल, तो ये आ जाएगी आपकी नॉर्मेलिटी। ये क्या आ जाएगी नॉर्मेलिटी, ये मोलैरिटी, ये नॉर्मेलिटी। तो आपको अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दी जाए तो इस पे से आप मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पता कर सकते हो, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी पता कर सकते हो। ठीक है, चलो हो गया। चलो 2 मिनट में एक फॉर्मूला दे दूंगा मैं, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन का सारा चीजें खत्म हो जाएगी, 4 लेक्चर में कॉन्सेंट्रेशन पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, तो क्या कहता है कंसेप्ट, व्हेन एसिड बेस और बेस बेस इज मिक्स्ड, एसिड प्लस एसिड मिक्स किया या बेस प्लस बेस मिक्स किया, बेस प्लस बेस मिक्स किया, तो क्या हो जाएगा, सपोज पहला सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है, दूसरा सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है। तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा उसकी मोलैरिटी m होगी, वॉल्यूम होगा v1 प्लस v2। तो m का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू m1 v1, समझ रहे हो, हमने प्रूव भी किया है, m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब इसके बजाय सपोज ये प्रोसीजर कंटिन्यू हो रही है, ओके, कंटिन्यू हो रही है मतलब प्लस 3 सॉल्यूशन m3 v3, तो डिवाइडेड बाय प्लस v3 आ जाएगा। अब सपोज 4 है m4 v4, तो डिवाइडेड बाय v4 आ जाएगा, प्लस डैश 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 प्लस डैश डैश डैश, समझ रहे हो, इस तरह से। तो सेम फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड फॉर नॉर्मेलिटी आल्सो, तो n1 v1 प्लस n2 v2 प्लस n3 v3 प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश डैश डैश, मतलब कितने भी आप सॉल्यूशन मिक्स कर सकते हो, उसकी रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी और रिजल्टेंट मोलैरिटी आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया एसिड या बेस बेस मिक्सचर के लिए। अगर एसिड और बेस मिक्स करोगे तो उसको क्या कहा जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है ना, तो कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन होता है एसिड प्लस बेस, तो ए सफिक्स यूज करेंगे एसिड के लिए और बी सफिक्स यूज करेंगे बेस के लिए। अगर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, क्या होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन अगर होगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देख लो, NaVa इज इक्वल टू NbVb, समझ रहे हो, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, वॉल्यूम ऑफ बेस। ठीक है, तो अगर आप इसको मिक्स करोगे तो जो नेट न्यूट्रलिटी होगी, तो न्यूट्रलिटी या फिर नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड प्लस वॉल्यूम ऑफ बेस। ये फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द सम बेसिक फॉर्मूलाज। ओके, तो ये सारी चीजें क्या हो गई बच्चों, मोर देन इनफ हो गई। बढ़िया से आप इनको पढ़ाई कर लो। लेक्चर बहुत लंबा हो गया, ऑलरेडी 70-75 मिनट्स का लेक्चर हो गया, तो बढ़िया आप इस तरह से पढ़ाई करते रहो। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म खत्म हो गए। लेक्चर नंबर 5 जब शुरू करेंगे तो शुरू करेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।